Assalamu alaikum students. As you know, myself Malik Babar Shehzad. I am your biology teacher as well as chemistry teacher. Today our topic is homeostasis, chapter number 15, second year biology class, also 10th class. तो आइए सबसे पहले हम क्या है होम्योस्टेसिस की क्या है डेफिनेशन को जो है ना देखेंगे। अब हमारे पास क्या है, जो होम्यो होता है उसका मतलब होता है सेम, और स्टेसिस मीन उसकी क्या है स्टेट्स या कंडीशंस कह सकते हैं। होम्योस्टेसिस मीन सेम कंडीशंस, मतलब उसके आप डेफिनेशन से हमें क्या पता चल जाएगा। होम्यो सेम स्टेसिस मीन कंडीशन या स्टेट्स द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट फ्रॉम द हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशन इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ठीक है कि यहाँ पे आप ऑर्गेनिज्म भी लगा सकते हैं। द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म विद रिस्पेक्ट टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, या फ्लक्चुएशन भी कह सकते हैं। फ्लक्चुएशन मीन चेंजिंग होती है कि जानदार की बॉडी का अंदरूनी दर्जा हरारत कायम रहना, अगर बाहर वाले क्या है माहौल में जितनी मर्जी क्या है तब्दीलियां हैं, ठीक है, वो उसको अफेक्ट जरूर करेंगे इंटरनल इन्वायरमेंट को, लेकिन क्या है जानदार ने खुद को क्या है मॉडिफाई करके क्या है इंटरनल स्टेट्स को क्या है वहां पे मेंटेन करना है। ठीक है, चाहे वो बाहर जैसे मर्जी हो, जानदार ने खुद को अडाप्ट करना है सॉरी, कि वो जो अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को क्या है मेंटेन करे। ठीक है, उसको हम बोलते हैं होम्योस्टेसिस। अगर हम इसके एवोल्यूशनरी प्रोसेस को या एडवांटेजेस को देखते हैं तो हमारे पास है थोड़ा सा, इसको पढ़ने से पहले हम क्या है एवोल्यूशन की तरफ जाते हैं। एवोल्यूशन होता है कि जानदार अगर सिंपल फॉर्म में है तो वो अपने अंदर क्या है अडाप्टेशन ले आए और खुद को क्या है कम्प्लेक्स फॉर्म में करें। ठीक है, सादा से क्या है पेचीदा फॉर्म में ले आना। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एवोल्यूशन। ठीक है, अब थोड़ा सा अगर एंडोसिम्बायोसिस थ्योरी को देखें तो यही था उसमें भी कि जानदार उनकी जो बॉडी थी उनकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही होती थी। ठीक है, जिस तरह के प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स में है, दिस इज कॉल्ड एंडोसिम्बायोसिस। ठीक है, तो वहां पे क्या होता कि जानदार अपनी क्या है ज़रूरियात को पूरा करने के लिए, ठीक है, अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग, फॉर द नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, या फॉर द रिप्रोडक्शन इज नाउन एज एंडोसिम्बायोसिस थ्योरी, या हम कह सकते हैं कि वो जो इसकी ना एवोल्यूशन थी। ठीक है, तो जानदार अपने क्या है जो है वो ज़रूरियात को पूरा करने के लिए है कुछ अपने अंदर के अडाप्टेशन ले आते हैं। ठीक है, उसी को एवोल्यूशन कहते हैं, एवोल्यूशन कहते हैं। तो इसमें जो हमारे पास होम्योस्टेसिस में है वो हम देख लेते हैं कि ऑर्गेनिज्म लिव्स इन अ चेंजिंग कंडीशंस, कि जो होम्योस्टेसिस है वो जानदारों को इस काबिल बना सकती है या बनाती है कि वो कंटिन्यूसली अगर देखें सर्दी है गर्मी है, गर्मी है सर्दी है, यानी कि क्या है वेदर जो है या क्लाइमेट क्या है चेंज होते रहते हैं। लेकिन होम्योस्टेसिस की वजह से देखें तो इंसान क्या है, इंसान की एग्जांपल ले लेते हैं तो वो अपने क्या है बॉडी टेम्परेचर को क्या मेंटेन रखता है, या अपने सोल्यूट साल्ट कंसंट्रेशन या क्या है जो भी था उसमें। ठीक है, अब देखें सर्दियों में है तो हमारी बॉडी टेम्परेचर क्या होने लग जाता है डाउन। ठीक है, यहाँ पे हम जो है ना थर्मो रेगुलेशन को सिर्फ डिस्कस करते हैं, ये भी होम्योस्टेसिस ही है। अब हमारे बॉडी टेम्परेचर सर्दियों में क्या है डाउन होने लग जाता है तो हमारे अंदर क्या है मसल कंट्रैक्शन हुई, शिवरिंग हुई, एटीपी पंप प्रोडक्शन या उसकी कैटालाइजेशन हुई, तो वहां से क्या हम एनर्जी को जनरेट करते हैं ताकि हमारा बॉडी टेम्परेचर क्या 37 सेल्सियस रहे। या हमारे पास अगर गर्मियों वाला मौसम आ जाता है तो हमारी बॉडी टेम्परेचर क्या है सर्दियों में कम हो रहा था, अब गर्मियों में क्या है रेज होगा। अब क्या होगा वहां पे हमारा बॉडी टेम्परेचर हाई होगा, मतलब हमें क्या है हमारी बॉडी टेम्परेचर एक नॉर्मल जो रेंज में वो 37 सेल्सियस है, तो वहाँ क्या है अब एवेलुएट जो ना एलिवेट होगा सॉरी, तो एलिवेट होने से क्या होगा कि हमारे अंदर जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो ज्यादा होगा, इससे क्या होगा हमारी बॉडी हीट होने लगेगी, वहां पे क्या है फिर स्वेट प्रोडक्शन होने लग जाएगी। अब वहां पे क्या है इसी को हमारा जो है वो हाइपोथैलेमस क्या है ब्रेन का जो पार्ट है उसको क्या है स्वेट वगैरह रिलीज करवा के हमारी बॉडी टेम्परेचर क्या है 37 सेल्सियस पे क्या है उसको मेंटेन करेगा। दिस इज कॉल्ड लिव्स इन अ चेंजिंग कंडीशन। ठीक है, उसके बाद इसके जो ना बेटर होम्योस्टेसिस सिस्टम है, यानी कि ऑर्गेनिज्म अपने इन्वायरमेंट के साथ खुद को क्या है ढाल लेगा। दिस इज कॉल्ड बेटर होम्योस्टेसिस सिस्टम। ठीक है, कि जानदार जैसे जो है वो उसका इन्वायरमेंट है खुद को उसी के अकॉर्डिंग क्या है यानी कि अपने अंदर क्या है मॉडिफिकेशन ला रहा है। दिस इज कॉल्ड दैट एंड अडाप्टेशन, और वो अडाप्टेशन किस लिए थी फॉर द नेसेसरी फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। ठीक है, कि जानदार अपने क्या है एक जो है वो नॉर्मल रेंज में क्या है अपनी बॉडी में क्या है फंक्शंस को क्या है परफॉर्म करवाता है वे ड्यू टू होम्योस्टेसिस। ठीक है, ये था हमारे पास, इसकी इंपॉर्टेंस भी कह सकते हैं। अगर आप लोगों को होम्योस्टेसिस की इंपॉर्टेंस या एवोल्यूशनरी प्रोसेस पूछता है तो इसमें ये 3-4 पॉइंट लिख सकते हैं।
इसमें ये वाला पॉइंट भी लिख सकते हैं, इसमें ये वाले पॉइंट्स भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया, ओवरऑल ये सारा हम पढ़ेंगे। आज हम पढ़ते हैं कंपोनेंट्स एंड टाइप्स। ये दोनों एक ही चीज है, कंपोनेंट्स की नाम हेडिंग भी दे सकते हैं, या टाइप्स की भी। मेन हमारे पास तीन है, ओस्मो, थर्मो एंड एक्सक्रीशन। ठीक है, वन बाय वन सबको क्या है डिस्कस कर लेते हैं। ओस्मो रेगुलेशन मीन, ठीक है, कि मेंटेनेंस ऑफ द वाटर एंड सल्यूट concentration within the body of organism with respect to their external environment। ठीक है, कि जानदार की बॉडी के अंदर सल्यूट या साल्ट कह सकते हैं या आयंस की कंसंट्रेशन, ये तीन चार अल्फाज एक ही कह। ठीक है, कि जानदार की बॉडी के अंदर सल्यूट कंसंट्रेशन प्लस वाटर यानी कि सॉल्वेंट कंसंट्रेशन क्या है मेंटेन करना विद रिस्पेक्ट टू देयर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेशन। अगर हम मेरीन लाइफ की एग्जांपल लेते हैं, जिस तरह के मेरीन वाटर्स है, ठीक है, उसमें साल्ट कंसंट्रेशन क्या होती है, ज्यादा होती है। वो हम अगले जाके एक्सेप्शन है, वो वहां पे हम जाके पढ़ लेंगे। उसके बाद हमारे पास इधर वाले में देखिए तो क्या होता है कि लेवल ऑफ ग्लूकोज इन आवर ब्लड वो कितना है 0.08 जना परसेंट है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है एक जो है वो ऑस्मो रेगुलेशन की एग्जांपल है। अगर इसके अलावा हम प्लांट्स को डिस्कस करना चाहते हैं, अगर 10th क्लास के लिहाज से आ जाए तो वहां पे क्या है, सेकंड ईयर में भी है, हाइलोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स और जीरोफाइट्स। वहां पे भी क्या है, वहां पे डिफरेंट अडाप्टेशन है। ठीक है, कि वो अपने पानी को कैसे कंजर्व करते हैं, स्टोर करते हैं। ठीक है, और वहां पे क्या है कि उसको कैसे क्या एक्सक्रीट आउट किया जाता है। जिस तरह के हेलोफाइट्स हैं वो जो है अपने पानी को कैसे जो है वो मेंटेन करते हैं, सल्यूट कंसंट्रेशन, साल्ट कंसंट्रेशन विद इन द बॉडी। वो जैसे हमारा टॉपिक आएगा हम उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंस इसकी क्या है ऑस्मो रेगुलेशन की, जो प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं वो लिव्स इन अ वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट्स। वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट से मुराद वही है कि कोई ऐसा प्लांट है या एनिमल है, कोई सहरा में रह रहा है, कोई क्या है जो है वो ज्यादा पानी वाले एरिया में रह रहा है। दिस इज कॉल्ड वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट्स। ठीक है, जिस तरह का हमारे पास जो है वो हाइड्रोफाइट्स हैं या हेलोफाइट्स हैं, वो क्या है पानी में रहते हैं। ठीक है, उनके लीव्स क्या होते हैं, ब्रॉड होते हैं। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा अगर एनिमल की बात की जाए, हम खुद हैं या कैमल की एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, या इसके साथ ही कैंगरू रेड्स की एग्जांपल ले सकते हैं कि वो क्या है अपने अंदर ऑस्मो रेगुलेशन कैसे मेंटेन करते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास क्या है थर्मो रेगुलेशन। थर्म मीन हीट है और रेगुलेशन मीन उसकी मेंटेनेंस है, प्रोसेस या मैकेनिज्म टू मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर ऑफ द ऑर्गेनिज्म विद रिस्पेक्ट टू देयर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ठीक है, कि जानदार की बॉडी का क्या है अंदरूनी दर्जा हरारत कायम रहना, चाहे बाहर जितना मर्जी क्या है फ्लक्चुएशन आ जाए। ठीक है, इज कॉल्ड थर्मो रेगुलेशंस। अगर इसकी इंपॉर्टेंस देखें या हम इसकी एग्जांपल देखें तो ये बहुत यहाँ पे इंटरेस्टिंग है कि ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर जो हमारा एक नॉर्मल रेंज में होता है वो 37 सेल्सियस होता है। ठीक है, अब हमारे अगर बाहर वाले माहौल में या एनवायरनमेंट में क्या है चेंजिंग आ जाती है तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर क्या, अभी सर्दियों और गर्मी वाली एग्जांपल देखा था। ठीक है, कि हमारा बॉडी टेम्परेचर क्या राइज होने लग जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे हाइपोथैलेमस जो है वो हमारा ब्रेन है या ब्रेन का जो पार्ट है वो वहाँ पे क्या है अपना जो है वो फंक्शन परफॉर्म करता है, जो हमारे बॉडी को क्या है स्वेटिंग वगैरह प्रोड्यूस करके क्या है एक नॉर्मल रेंज में उसका टेम्परेचर को क्या करता है। ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर क्या है वो 37 सेल्सियस है। वो 37 सेल्सियस क्यों रखा जाता है, ताकि जो हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक एंजाइम है या मेटाबॉलिज्म हो रहा है उसको क्या है ज्यादा से ज्यादा क्या है इनहेंस किया जाए। क्योंकि 37 सेल्सियस पे क्या है कि जो ये हमारी बॉडी का ऑप्टिमम टेम्परेचर है। दिस इज कॉल्ड ऑप्टिमम टेम्परेचर। ठीक है, आप लोगों को ये भी आ सकता है एमसीक्यूज कि द ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन एंजाइम है या ह्यूमन बॉडी, तो वो हमारे पास 37 सेल्सियस होगा। वो इसलिए कि यहाँ पे क्या है ह्यूमन के एंजाइम क्या है बहुत ही एफिशिएंट वर्क कर रहे होते हैं। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा जहाँ पे काम क्या है वहां पे जो है परफॉर्म कर रहे होते हैं। दिस इज कॉल्ड ऑप्टिमम टेम्परेचर। उसके बाद हमारे पास ट्राउट फिश है, उसका जो बॉडी टेम्परेचर है वो कितना होता है 10 सेल्सियस, और वहां पे जो एंजाइम काम करेंगे उनका जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होगा वो भी कितना होगा 10 सेल्सियस होगा। ठीक है, ये भी एमसीक्यूज बन सकता है, लेकिन ये सेकंड ईयर की बुक में जो है ना एग्जांपल नहीं आई थिंक सो। ठीक है, उसके बाद अगर इसकी इंपॉर्टेंस देखी जाए, यहाँ पे तो मैंने दो लिखी है, इसके अलावा जो बाकी बोलूंगा वो भी आप इसमें लिख सकते हैं कि इससे क्या होता है कि थर्मो रेगुलेशन से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जानदार की क्या हो जाती है ज्यादा। क्यों, अब वो इस वाले पॉइंट में पढ़ते हैं कि मोर एंड मोर एनर्जी प्रोड्यूसेस इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म या इन ऑर्गेनिज्म ड्यू टू हायर मेटाबॉलिक एक्टिविटी। क्यों कि जब यहाँ पे हमारे पास जो एक थर्मो रेगुलेशन हो रही है, ठीक है, अब 37 सेल्सियस पे है तो यहाँ पे मेटाबॉलिक एक्टिविटी बहुत ज्यादा है। जब मेटाबॉलिक एक्टिविटी ज्यादा है तो वहाँ पे एनर्जी क्या है ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी की मतलब मेटाबॉलिज्म क्या होता है, सेट ऑफ ऑल द बायोकेमिकल रिएक्शन विच आर अकर इन द लिविंग बॉडी इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म।
एनाबॉलिज्म, वो है ना, और कैटाबॉलिक होते हैं। अब उन दोनों के नतीजे में क्या है, जो है वो एनर्जी ही प्रोड्यूस की जाती है। अब जैसे कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूटता है तो क्या बनाता है, पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल। जब वहां से जो है वो 3 कार्बन में से एक कार्बन का जो है वो कंटेंट निकल जाता है तो बाकी क्या बच जाता है, एसिटाइल कोए। ठीक है, अब जो ग्लाइकोलाइसिस थी वो साइटोप्लाज्म के अंदर हुई। अब वहां से जो एसिटाइल कोए था वो मूव कर गया माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर। वहां पे क्या हुई, उसको क्रैब साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल बोलते हैं। अब वहां पे क्या हुआ कि वहां से उसके जो है वो तोड़ फोड़ के उसकी क्या है, जो है वो डीजनरेशन से हमें जो ना वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी मिलती है। तो वो एनर्जी हमें कहाँ से मिल रही है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी, यानी मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म ही को हम बोलते हैं। ठीक है, बदले में हमें एनर्जी मिल रही होती है। उसके के बाद क्या है, इसके अलावा एक और लिख सकते हैं कि थर्मो रेगुलेशन के नतीजे में, यानी जानदार को जो है वो ज्यादा रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है टू देयर वार्म इन्वायरमेंट। ठीक है, कि बाहर कोई भी थोड़ा सा भी स्टिमुलस आएगा तो वो फौरन जानदार की बॉडी के अंदर क्या है, जो है वो रिस्पॉन्स पैदा करेगा। ठीक है, ग्रोथ, डेवलपमेंट सारे के सारे क्या है, रिप्रोडक्टिव रेट वहां पे क्या हो जाता है, इसका ज्यादा हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक्सक्रीशन है। यहाँ पे दो वर्ड आते होते हैं, एक्सक्रीशन और सिक्रीशन। यहाँ पे थोड़ा सा जो ना वो मैं इसको जो है वो डिफरेंशिएट करना चाहूंगा। जो एक्सक्रीशन होती है वो ऑलवेज आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म होती है। ठीक है, जिस तरह का हमारे पास ये है, प्रोसेस टू एलिमिनेट द मेटाबॉलिक वेस्ट। मेटाबॉलिक वेस्ट यानी कि जो हमारे मेटाबॉलिज्म के ड्यूरिंग बनता है। मेटाबॉलिक वेस्ट की यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है कि प्रोड्यूसेस ड्यूरिंग द मेटाबॉलिक, यानी कि मेटाबॉलिक वेस्ट आर दोज वेस्ट या वेस्ट विच प्रोड्यूस ड्यूरिंग द मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म के दौरान जो बनेगा, जो नकारा माध्य, उसको हम क्या बोलेंगे, ये। और वो मैंने बताया भी, कार्बन डाइऑक्साइड जो भी है वो। ठीक है, उसके बाद अब जो हमारे पास सिक्रेशन होती है, ठीक है, वो विद इन द बॉडी एज वेल एज आउटसाइड द बॉडी होती है। लेकिन जो एक्सक्रीशन है वो यहाँ पे लिख देते हैं आउटसाइड द बॉडी है, सिर्फ और सिर्फ आउटसाइड है। जिस तरह के अभी ये हम इसमें एग्जांपल इसकी करेंगे। जो सिक्रेशन है वो एग्जांपल के साथ पढ़ा के फिर जो है ना इसको आगे जो है ना प्रोसीड करते हैं। सिक्रेशन जिस तरह के आप देखें, मेरे बॉडी टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ये जो स्वेट वगैरह प्रोड्यूस हो रहा है इसमें साल्ट और वाटर के कंटेंट है। अब यहाँ पे क्या है, ये आउटसाइड द बॉडी आ रही है। इसी तरह अगर मेरा कोई जो है वो रिप्रोडक्टिव साइकिल या देख लें या कोई और चीज है, ठीक है, या इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है, जिस तरह के पायरोजन वगैरह आकर जो है वो बॉडी टेम्परेचर को खराब कर देते हैं, वहां पे क्या होगा कि हमारा जो ग्लैंड्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, वो एक्टिवेट होंगे। वहां से क्या है, हार्मोन्स की प्रोडक्शन वगैरह, या जिस तरह के एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, ठीक है, हार्मोन्स वगैरह या क्या है, वहां पे कुछ ना कुछ क्या है, ब्लड स्ट्रीम में वहां पे क्या है, उसको रिलीज किया जाएगा। ठीक है, वो हमारे पास क्या है, विद इन द बॉडी। ठीक है, कि हार्मोन्स को क्या है, एक्सक्रीट करना विद इन द बॉडी। ठीक है, ये भी हमारे पास सिक्रीशन है। ठीक है, या इसमें ये स्वेट वाली एग्जांपल दे रहा हूँ। या अभी गर्मी में हम इस तरह हाथ लगा के देखें तो हमारी स्किन क्या होती है, ऑयली होती है। दिस ऑयली सिक्रीशन इज कॉल्ड सीबम एंड इस सीबम इज सिक्रीटेड बाय सेबेशियस ग्लैंड। ठीक है, अब ये देखिए आउटसाइड द बॉडी है, यहाँ पे भी ये हमें एक तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है और हमारी स्किन को क्या है, एब्रेशन से बचा रही है। ठीक है, अब देखें इनसाइड भी हो रही है सिक्रीशन और आउटसाइड द भी हो रही है, लेकिन जो एक्सक्रीशन है वो ओनली आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म होती है। ठीक है, अब एक्सक्रीशन में जो हमारे पास मेटाबॉलिक वेस्ट है वो क्या है, अमोनिया है, यूरिया है, यूरिक एसिड है। ठीक है, अब ये जो इनकी प्रोडक्शन है वो डिपेंड करती है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। ठीक है, अब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सप्लाई हाईली सप्लाई ऑफ वाटर में रहते हैं, जिस तरह की एक्वाटिक लाइफ है, फिश वगैरह होगी, वो अमोनिया प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, अब ये जो ना मैंने एक सीक्वेंस वाइज लिखे हैं, जो अमोनिया है वो सबसे ज्यादा डेंजरस है, उससे कम डेंजरस कौन है, यूरिया है, और उससे भी कम डेंजरस कौन है, यूरिक एसिड है। ये जो अमोनिया है ये फिशेज वगैरह में सिक्रीट होता है, एक्सक्रीट और सॉरी, और ये जो यूरिया है, जिस तरह के मैमल्स हो गए हम हैं, इनमें जो है वो ये ज्यादातर होते हैं कंटेंट। और जो यूरिक एसिड होता है वो वाले ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है, जिस तरह के बर्ड्स या इंसेक्ट्स हो गए, जिनको अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर क्या होती है, बहुत ही कम होती है। ठीक है, अब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अमोनिया को सिक्रीट करेंगे या एक्सक्रीट करेंगे, सिक्रीट नहीं एक्सक्रीट, ठीक है, एक्सक्रीट करेंगे एज अ वेस्ट मटेरियल, these organism is called ammonotelic, and those organism which excrete urea as a waste material is called ureotelic organism. ठीक है, and those organism which excrete uric acid as a waste material is called
यूरिकोटैलिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर प्रोड्यूस होता है। जिस तरह के ये हमारे पास जो है वो अमोनिया है, इसको अगर हमारी बॉडी में आ जाए, मैमल की बॉडी में, इसको लाजमन तौर पे क्या है, खारिज किया जाता है, क्योंकि ये हाईली जो है वो क्या होता है, टॉक्सिक होता है, और हमारे ब्लड के साथ अगर डिफ्यूज कर जाता है